जय हिंद। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम लोग न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक निकाय, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, SC/ST हेतु राष्ट्रीय आयोग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य भाषा एवं सेवाएं, गैर संवैधानिक निकाय, राजनीतिक गतिशीलता संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्ति और क्षेत्राधिकार से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में हम लोग सभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का जो स्रोत है न्यायिक व्याख्या है। आप देखिएगा कि मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये आया है न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा आया है। अगला हम लोग देखते हैं, लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लाभ का पद को परिभाषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला देखते हैं, अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अपने द्वारा दिए गए निर्णय को भी परिवर्तित कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्य आत्मक मूलक होता है और इसी पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका अभिप्राय है कि इसके जितनी जजमेंट होती है सभी साक्ष्य आत्ममूलक मूल्य का होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 129 देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में होगा। यानी ये इसकी सभी रिकॉर्ड जो होते हैं, सभी निर्णयों का जो साक्ष्य होता है आत्ममूलक होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ये भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में बताया गया है अनुच्छेद 129 में। इसमें दो टर्म है। एक है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को अपने अवमानना यानी कि अवमानना के लिए, मानहानि के लिए दंड भी कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी को अवमानना के कारण उसको दंडित करता है तो वो है आर्टिकल 129 के अनुसार करता है। ऐसे अवमानना अधिनियम अलग है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी को अवमानना के रूप में दंडित करता है तो 129 अनुच्छेद का जो भारतीय संविधान का है। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद अगर 215 देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय, प्रत्येक उच्च न्यायालय का जो अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसी में है कि अपने अवमानना के लिए किसी को दंडित कर सकता है। यानी अपने मानहानि के लिए किसी को देखिएगा अवमानना, अगर कोर्ट की अवमानना करता है तो किसी को दंडित अगर हाई कोर्ट कर रहा है तो वो समझिएगा कि अनुच्छेद 215 का इस्तेमाल करता है। यानी 215 अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय। इसका आशय हम लोग देख लिए कि सभी निर्णयों का साक्ष्य आत्ममूलक होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। केशवानंद भारती के बाद में 1973 में, ये वर्ष भी याद रखेंगे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला
के बाद में 1973 में इसका जो जजमेंट तारीख था 24 अप्रैल 1973, इसे भी याद रखेंगे 1973, इसी दिन केशवानंद भारती का जजमेंट आया था। इसमें मूल संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इसमें है कि मूलभूत ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा संसद अनुच्छेद 368 की शक्तियों का पालन करता है और इसके द्वारा संशोधन करता है संविधान का। तो इसमें जो संविधान का मूलभूत जो ढांचा है उसको खत्म नहीं कर सकता है संसद। ये बात कहा गया था केशवानंद भारती के बाद में। अब बात आता है कि क्या संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को संविधान में परिभाषित किया गया तो नहीं किया गया, इसकी व्याख्या किया गया है केशवानंद भारती के बाद में। और क्या संविधान के मूलभूत ढांचे कौन कौन से हैं इसका उल्लेख कहाँ है, तो संविधान में नहीं है। वो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट कि हम समय समय पर बताते रहेंगे कि कौन से मूल ढांचा है संविधान का, कौन नहीं है। जैसे कि भारत में सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, ये चीज़ें जो है ये मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और समय समय पर बताते रहता है कि कौन सी, जैसे धर्मनिरपेक्षता है तो इसको बताया है कि ये मूलभूत ढांचे है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के शक्तियों का उपयोग करते हुए पार्लियामेंट द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। फंडामेंटल राइट्स का जो संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो ये सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जा सकता है और उसमें 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है। तो ये है क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला देखते हैं, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में किसकी अनन्य अधिकारिता है और कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में अनन्य अधिकारिता रखता है और भारतीय संविधान का संरक्षक भी है। कोई भी कानून को असंवैधानिक घोषित अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है या उसका अल्पीकरण करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको जुडिशियल रिव्यू के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 334 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है वो है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ने से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 134 ए में एप्लीकेशन एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, उसी से संबंधित है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती जनहित याचिका को भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अगला हम लोग देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है उसकी प्रारंभिक अधिकारिता के शक्तियों का प्रयोग करते हुए करता है। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है 1937 ईस्वी में। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है 1937 ईस्वी में। और भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे तो उसमें एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगला हम लोग देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है।
उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अधिदेशन किया है। खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के क्लॉज 1 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया गया है। अगर हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के बारे में बात करें तो ये है कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श मांग सकता है किसी मुद्दे पर। इसमें विधि के प्रश्न या तथ्य के प्रश्न दोनों याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, ये दोनों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है किसी मुद्दे पर। जैसे फर्रुखी के बाद जो बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट से मांगा था राष्ट्रपति ने, तो 143 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि 143 अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को कोई परामर्श किसी बिंदु पर देता है, अगर राष्ट्रपति ने मांगा है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पर, तो उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी क्लियर है कि उच्च न्यायालय भी बाध्य नहीं है कि किसी मामले में राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगता है तो उसको परामर्श दिया ही जाए, इस मामले में उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। और दूसरा कि अगर उच्चतम न्यायालय किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट के आधार पर अगर राष्ट्रपति मांगता है तो राष्ट्रपति को अगर सलाह दे दिया, मान लीजिए परामर्श दिया, तो राष्ट्रपति मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये दोनों चीज़ है। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि अगर सांसद है, यानी संसद के अंतर्गत कोई सांसद है, तो सांसद की अनक्वालिफिकेशन जो अनर्हता संबंधित अयोग्यता संबंधित अगर निर्णय लेना हो तो इलेक्शन कमीशन का करता है कि राय देता है राष्ट्रपति को उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए किसी सांसद को, तो उसमें राष्ट्रपति देखिए कि बाध्य हो जाता है, यानी उसको अयोग्य घोषित करेगा ही किसी सांसद को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन 143 जो अनुच्छेद 143 है, इसमें उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी बाध्य मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह के हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब भारत जो उच्चतम न्यायालय है कि किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। तदर्थ एडहोक जजेस की अपॉइंटमेंट तब की जाती है जब आपको कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में देखिएगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, यानी कि न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम में पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर संविधान से संबंधित कोई संवैधानिक पीठ बनती है तो उसमें मिनिमम जजों की संख्या 5 होनी चाहिए और अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम कितना हो। यानी कि अगर कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो उसको तब कहा जाता है जब उसमें जजों की संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। ऐसे 20 अधिकतर देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजों की संख्या 20 ही रखा जाता है, रहा है अभी तक, तो इसे भी याद रखेंगे। और अगर हम लोग देखें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक अगर जज जजमेंट करते हैं या किसी सुनवाई करते हैं तो उसको सिंगल बेंच कहा जाता है। अगर 2 जज मिलकर किसी मुद्दे पर अगर सुनवाई करते हैं तो उसको डबल बेंच कहा जाता है, खंडपीठ भी कहा जाता है। और अगर 3 जज मिलकर किसी बात पर सुनवाई करते हैं किसी मुद्दे पर तो उसको कहा जाता है पूर्ण पीठ, यानी कि फुल बेंच कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बेंच क्या है।
बेंच और बार, बेंच और बार में क्या अंतर है? तब बेंच उसको कहा जाता है जब जजों की एक क्रम होती है, यहाँ जो जज बैठे हुए हैं इसको बेंच कहा जाता है। जजों के जो क्रम में पंक्ति होती है उसको बेंच कहा जाता है। और बार जो एडवोकेट, नीचे देखिएगा कि एडवोकेट के जो पंक्ति होती है उसको बार कहा जाता है। इसलिए बेंच और बार में भी दोनों में याद रखिएगा, कई बार इंटरव्यू में पूछ देता है जुडिशरी वगैरह में, बेंच और बार में क्या अंतर है। तो जजों के क्रम की पंक्ति को जो होता है बेंच कहा जाता है, और बार जो एडवोकेट की होता है। एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कि एडवोकेट को लाइसेंस लेना पड़ता है अगर एलएलबी करते हैं, उसके बाद बार काउंसिल, संबंधित स्टेट की बार काउंसिल से उनको कोई कुछ प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया के पालन करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ता है, तब उसको उन लोगों को लाइसेंस मिलता है। और वो लाइसेंस जो है ऑल इंडिया में कहीं भी वैलिड रहेगा, किसी भी कोर्ट में जाके अपनी प्लीडिंग कर सकते हैं प्लीडर के रूप में। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए जजों की संख्या कम से कम होनी चाहिए 5। 5 से अधिक हो सकता है, इसी को संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा डॉट डॉट डॉट, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा डॉट डॉट डॉट, अपनी पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा डॉट डॉट डॉट, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है किनके द्वारा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह शपथ ली जाती है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। इस तरह के जो शपथ होते हैं भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाता है। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़, ये वाई.बी. चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, उनके पिता भी सीजीआई रह चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। संविधान की अगर इंटरप्रेट करना है, आप देखिएगा कि संविधान में कई जगह निर्वचन लिखा हुआ है, तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। यह अभी निर्धारित किया गया बंगाल यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दिया तो उसके नीचे अधीनस्थ जितनी कोर्ट है, यानी कि हाई कोर्ट हो गया, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, उस पर देखिएगा कि बाइंडिंग यानी बाध्यकारी होता है उसकी जजमेंट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दिया गया जजमेंट उसके खुद पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये बात जो है निर्णय संबंधित बात का निर्णय जो है किया गया था बंगाल यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बिहार के वाद में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसे नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अगर आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स में देखेंगे कि अपर और एग्जीक्यूटिव यानी एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ऐसे नियुक्ति जो होती है 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होता है, यानी 2 वर्ष से कम के ही लिए किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने
प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। यहाँ शब्द पंचायत है। पंचायत किसको कहा जाता है? तो आप मध्यस्थता अधिनियम अगर आर्बिट्रेशन अधिनियम 1996 का देखेंगे तो इसके आधार पर अगर कोई जो आर्बिट्रेशन के अंतर्गत अगर निर्णय होता है तो उसी को अवार्ड कहा जाता है, हिंदी में पंचायत कहा जाता है। जैसे कि अगर कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है तो उसको निर्णय कहा जाता है। उसी तरह से अगर मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत 1996 के द्वारा आर्बिट्रेशन के द्वारा दिया जाता है तो उसको अवार्ड या पंचायत कहा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है संसदीय अधिनियम द्वारा, यानी संसद द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो जजों की उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है ये 33+1 है, यानी कि टोटल जजों की संख्या जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित 34 हो गया है। एक CJI को बाहर रखे थे। 33+1 यानी 34। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है CJI सहित। अगला हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने PS संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी विवाद का निर्णय किया 3-2 के बहुमत द्वारा। 3-2 के बहुमत द्वारा PS संगमा वर्सेज प्रणब मुखर्जी विवाद का निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। जनहित याचिका की शुरुआत की गई न्यायिक पहल द्वारा। भारत में PIL की जो शुरुआत की गई है न्यायिक पहल द्वारा की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता एवं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया वह है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। एक भौरी देवी नाम की एक लेडीज थी और उन्हीं के साथ ये रेप हुआ था, फिर उसकी मर्डर भी हुई थी। तो उसी से संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये राजस्थान का है। विशाखा जो एक NGO था जो भौरी देवी थी उनके साथ गैंग रेप हुआ था और वो काफ़ी न्याय की गुहार कई जगह लगाई थी जिसको काफ़ी विलम्ब किया गया था। आप देखेंगे कि थाने में गई थी तो थाने में भी गलत व्यवहार किया गया था और सिम्टम के लिए जो वो कई चीज़ें था इसमें हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये विशाखा NGO था जो कि राजस्थान से संबंधित है। इसमें महिलाओं के अगर पब्लिक प्लेस पे यौन उत्पीड़न से संबंधित बहुत बड़ी गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता एवं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अतिक्रमण की कोटि में आता है। यह करने के बाद विशाखा बनाम राजस्थान के केस में अभी निर्धारित किया गया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है विशाखा गाइडलाइन। अगला हम लोग देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 महीना के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। मुरली एस देवड़ा
वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। और इसी केस के अंतर्गत आप देखिएगा कि पब्लिक पैलेस पर कोई भी धूम्रपान नहीं करता है, अगर करता है तो वो दंडनीय अपराध भी है। तो ये है मुरली एस देवड़ा वर्सेज भारत संघ के केस में। अगला हम लोग देखते हैं, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है 5 रिट याचिकाएं। उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट्स के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है 5 रिट याचिकाएं। ये रिट याचिकाएं 32 के अनुसार जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट अगर रहेगा कोई हाई कोर्ट्स तो ये 226 यानी 226 अनुच्छेद का शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों के अनुपालन के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। आप देखेंगे कि रिट ये मूल अधिकार से संबंधित जो है ये भाग 3 भारतीय संविधान का जो भाग 3 में है उल्लेख किया गया है मूल अधिकार से संबंधित, जिसमें 6 मूल अधिकार है। और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के बीच व्याख्या किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। सेहात बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का जो निर्देश दिया था वो सेहात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया था। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, यह विहित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संपूर्ण कार्रवाई है वो अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ही की जाएगी। और हाई कोर्ट भी देखिएगा कि इंग्लिश में ही चलता है। और लोअर कोर्ट जो है राज्य सरकार अपने अनुसार निर्धारित कर सकता है लैंग्वेज का, ये चीज़ें। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है परमादेश रीट में। परमादेश रीट में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें एक पक्षीय देखिएगा कि आदेश दिया जाता है परमादेश में, तो इसलिए इसमें नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, नेचुरल जस्टिस उसका अर्थ हुआ। अगला हम लोग देखते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है परमादेश रीट, यानी हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम आदेश देते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसे न्यायपालिका से कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को परमादेश रीट कहा जाता है। अगला देखते हैं, न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट न्यायालय में कार्रवाई अगर लंबित रहती है उसी दशा में लागू की जाती है उत्प्रेषण रीट। अगला हम लोग देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिका उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। बहुत बड़ी चीज़ कहा था शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में। शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अनुच्छेद 72 और 161 यानी कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की पार्डन पटिशन है, यानी कि दया याचिका जो क्षमा याचिका है, और 161 में जो राज्यपाल का है, राज्य से संबंधित
के अंतर्गत दाखिल की गई अगर कोई दया याचिका करता है तो उसको 3 महीने के अंतर्गत ही निस्तारित यानी कर दी जानी चाहिए। नहीं तो अगर लेट आप करते हैं तो इसका अर्थ है कि अवांछित अगर देरी होती है तो न्याय व्यवस्था में जो लोग अगर दया याचिका किए हैं उनकी विश्वास को कम करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत जो दाखिल की गई दया याचिका है उनकी प्राप्ति के 3 महीने के भीतर 3 मंथ के भीतर निस्तारण कर दी जानी चाहिए कहा था। नहीं तो अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करता है। अब हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय गठन शक्ति और करे के क्षेत्राधिकार से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। ये जो लेक्चर है इससे पहले भी आप एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल के अंतर्गत P1 P2 P3 के रूप में अपलोड किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अब बहुत कुछ है, आप प्ले लिस्ट में एक बार जरूर जाके देखिए। और इसी तरह क्रम जारी रहेंगे सभी विषय सिविल और सिविल जज दोनों की यहाँ पे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ये कहाँ काम करेंगे तो ये PCS में काम करेंगे, किसी भी सिविल सर्विसेज जो स्टेट का होता है वहाँ काम करेंगे। NTA SSC रेलवे बैंकिंग वगैरह में काम करेंगे, लीगल सर्विसेज में काम करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन करता है पार्लियामेंट संसद। पहले ये भी याद रखेंगे कि प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम कब तो 1985। इसके अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है तो संसद कर सकता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है यानी हाई कोर्ट्स की संख्या वर्तमान में 25 है। टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या वर्तमान में जो है 25 है। और भारत में राज्यों की संख्या जो है स्टेट्स की जो संख्या है वो 28 है और यूटी की संख्या जो है 8 है। इसे भी याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखने का छोटा छोटा है, कई बार बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। कोई भी एग्जाम ही होता है, यह भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक बेंच है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। सबसे अधिक बेंच जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की है। अगला देखते हैं। इसमें कई राज्यों के देखिएगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में ही लोग आते हैं। अगला हम लोग देखते हैं बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई 1861 में। 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी। एक याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एक ऐसी याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का निरीक्षण का परीक्षण करती है। अगर इसमें हम लोग सर्शियरी रीट के बारे में बात करें उत्प्रेषण, तो ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, क्वाजी या क्वासी जुडिशियल से संबंधित रीट है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ये केवल 143 यानी एक अनुच्छेद 143 के अंतर्गत केवल सुप्रीम कोर्ट ही परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में ये सब प्रोविजन नहीं है परामर्श संबंधित। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। अगला देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है भारत के संचित निधि से। यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कई बार उलझन पैदा ये करता है। उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी जो पेमेंट होती है सैलरी जब पद पे रहते हैं तो सैलरी, तो जो सैलरी मिलती है उस संबंधित राज्य के संचित निधि से। यानी कि उच्च न्यायालय के जो जज की सैलरी जो मिलती है जहां वो काम करें उसी राज्य के संचित निधि से मिलता है।
जब वो रिटायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट की जज जब रिटायर हो गए तो उनको पेंशन मिलेगा, सैलरी के स्थान पर पेंशन हो गया। पेंशन जब मिलता है तो भारत के संचित निधि से मिलता है, याद रखेंगे, ये राज्य की संचित निधि से नहीं, भारत के संचित निधि पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों की जो पेंशन भारित हो जाती है, इसे याद रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी और पेंशन दोनों जो है भारत के संचित निधि से मिलती है, इसे भी याद रखेंगे। अब हम लोग स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस, नगरीय शासन से संबंधित यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखते हैं, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है पंचायत निर्वाचन कराने के लिए। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, उनकी जो अधिवेशन होती है प्रथम अधिवेशन के लिए जो निर्धारित तिथि से काउंटिंग किया जाता है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई स्टेट है और स्टेट के अंतर्गत कहीं किसी क्षेत्र में मुखिया का पद मान लीजिए 4 वर्ष पर पद किसी कारण रिक्त हो गया, मृत्यु या अन्य कारण से त्याग पद से, तो इसको भरने की जो कार्रवाई किया जाएगा 6 महीना के अंतर किया जाएगा। और 6 महीना के अंतर्गत जो किया जाएगा तो ये शेष कार्यकाल के लिए, यानी 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है तो अब 1 वर्ष बचा है। मुखिया का कार्यकाल 4 वर्ष पूरा किया था और उसकी मृत्यु या अन्य त्यागपत्र या अन्य कारणों से रिक्त हो गया, तो सिर्फ अगला जो चुनाव होगा 6 माह के अंतर्गत तो वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए कोई मुखिया बनेगा, न कि 5 वर्ष के लिए। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र दे दिया तो उसकी जो नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ शेष कार्य के लिए ही कोई भी मुखिया बनता है। इस तरह के याद रखेंगे। और एक इसे भी याद रखिएगा कि पंचायत में अगर नगर पालिका या पंचायत के अंतर्गत अगर चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए न्यूनतम उम्र जो है पंचायती राज के अंतर्गत 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र पूरा होनी चाहिए, इसे भी याद रखेंगे। एक और याद रखें, और थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संवैधानिक दर्जा जब मिला तो इसके अंतर्गत आप 11वां अनुसूची देखेंगे, शेड्यूल 11 सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद देखेंगे 243 और 243 ए से ओ तक जो है भाग 9 के अंतर्गत ये पंचायतें से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। इसमें ए से ओ यानी कि अनुच्छेद 243 के ए बी सी डी ओ तक आपको जो है ये पंचायत से संबंधित है। और नगर पालिका से संबंधित जो है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, ये नगर पालिका से संबंधित है, जिसका प्रावधान भाग 9 के ए में किया गया है, 9 के क में किया गया है। और अगर हम लोग बात करें भाग 9 के ख या बी में, तो इस भाग में है सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, तो इसके बारे में जो बात किया गया है 9 के बी में, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 243 का जेड एच से 243 जेड टी तक, इसे भी याद रखेंगे। इसको रिपीट कर देते हैं कि सहकारी समिति जिसका प्रोविज़न भाग 9 के ख में किया गया है, उसके अंतर्गत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड
टी, ZT तक प्रोविज़न किया गया है सहकारी समिति। कई बार ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन या कई एग्जाम में पूछ देगा। और इसे भी एक याद रख लीजिए कि ऑडिट, अगर पंचायत की ऑडिट करना है तो जो ऑडिटर की रिक्रूटमेंट होती है, इसकी प्रोविज़न जो है ऑडिट के बारे में, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, तो इसकी प्रोविज़न जो है 243 के जे में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जे में ऑडिट के बारे में, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत के से संबंधित प्रोविज़न दिया गया है 243 के जे में। इसे भी जरूर याद रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगला हम लोग देखते हैं। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है 6 महीना के अंदर। 6 माह के अंतर्गत अगर पंचायत किसी कारणवश विघटन हो गया तो उसको 6 महीना के अंतर्गत नए चुनाव संपन्न करा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य में। ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का जो अधिकार है बिहार राज्य ने ऐसा प्रोविज़न किया है। अगला हम लोग देखते हैं। पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड में। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला देखते हैं। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है स्थानीय निकायों में। स्थानीय निकायों में जो महिलाओं का है 33% रिजर्वेशन आपको संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि संविधान में ही स्पष्ट डी, इसमें 243 के डी समझिए। इसके अंतर्गत है कि स्थानीय निकाय जो पंचायत में है अनुच्छेद 243 का डी, इसमें है कि 33% आपको आरक्षण देना ही है सभी स्तरों पर। अगर मान लीजिए किसी राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है तो उसमें तीनों स्तर में आपको देना पड़ेगा 33% और शहरी स्थानीय निकाय उसमें भी 33% है। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। जैसे आप कई राज्यों में देखिएगा कि 50% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को पंचायती राज में, तो ये बात है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बाद में संशोधन द्वारा ये बात सम्मिलित किया गया था कि पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यह ट्राइबल क्षेत्र है, इसमें जनजाति लोग नहीं हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है पंचायती राज। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन एक व्यवस्था जो है पंचायती राज का है। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। भारत में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1992 में, ये भी याद रखेंगे 1992, कई वर्ष भी पूछ देता है। इसमें है त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इसमें अगर आप देखेंगे कि ये 73वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ही संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। और इससे संबंधित पंचायत से संबंधित आप अगर त्रिस्तरीय की बात किया जाए तो ये बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन पर आधारित है और अशोक मेहता समिति आधारित इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया था। कुछ राज्यों में आप द्विस्तरीय किया जा सकता है जहां की जनसंख्या किसी क्षेत्र की अगर 20 लाख से कम है, ये भी याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति दी थी द्वितीय स्तरीय प्रतिमान की।
अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रतिमान की व्यवस्था पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की थी एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। एल.एम. सिंघवी कमेटी ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। अगला देखते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई 1/3 यानी 33% प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। अनुच्छेद 243 का घ, इसको 243 का डी भी कह सकते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के घ में दिया गया है। ये अगर लोकसभा में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और नीचे तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। लोकसभा में 50% अगर हो जाए तब तो कहा जाएगा कि जेंडर इक्वालिटी पर काम हो रहा है। नीचे पे तो लोग जल्दी इन्फोर्स किया जाता है, लेकिन ऊपर भी ज़रूरी है। लोकसभा में भी बहुत ज़रूरी है कि, और विधानसभा में कि 50-50 अगर हो जाए। ऊपर के सांसद तक बहुत कहते हैं, मुँह से कह देते हैं कि महिलाओं को मैंने समानता के लिए ये कार्य किया, वो किया, ये योजना चलाई, वो योजना चलाई, लेकिन अपने जहाँ बैठते हैं, उनकी जो घर है, भारत की जो मंदिर है, संसद, उनमें थोड़ा 50% कर दे तब तो माना जाएगा। होना ही चाहिए, आने वाले समय की बात है, समय की बात है, लेकिन होनी चाहिए। लेकिन अभी तो लगता नहीं है, देखिए अब ये कब होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। इसका प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ में दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त और ऋण को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मेयर का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए सक्षम है। संविधान का वह भाग जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग 9A, भाग 9 का अ जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला देखते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति दी गई है संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992। भारतीय संविधान के अंतर्गत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और इसको लागू किया गया था 1 जून 1993। ये याद रखिएगा। पंचायती राज लागू हुआ था आपको 24 अप्रैल 1993 से। नगर पालिकाओं संबंधित जो 74वां संविधान संशोधन है ये लागू हुआ था 1 जून 1993 से। ये दोनों डेट जरूर याद रखिएगा। 24 अप्रैल वाला तो सभी लोग याद रखते हैं, लेकिन नगर पालिका वाला कम लोग। 1 जून 1993 को लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है विकास खंड से। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का संबंध जो है विकास खंड से संबंधित है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं प्रधान और पंच। प्रधान और पंच जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है 1993 में।
1993 में पंचायत और नगर पालिकाओं से के संबंध में संविधान में 1993 में प्रावधान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। राज्य के विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। यानी कि राज्य के विधानमंडल जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, ये चीज़ है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया राजस्थान के नागौर जिला में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी जीवित थे, 1964 में उनकी मृत्यु हुई थी। और ये भारत में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम भारत में आरंभ किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिला राजस्थान में। अगला हम लोग देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो 24 अप्रैल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी दिन 1993 को पंचायती राज दिवस लागू हुआ था। ये चीज़ है। और 24 अप्रैल अगर देखिएगा कि महत्वपूर्ण इसलिए कि केशवानंद भारती का केस जजमेंट आया था इसी डेट में 24 अप्रैल 1973 को। और ये डेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शेड्यूल 9 यानी अनुसूची 9 जो है, जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, तो 24 अप्रैल 1973 से ही उसमें चुनौती दी जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और अगर वो असंगत होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित किया जा सकता है। ये बात IR कोहेलो के या शेलो के केस में कहा गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और इसी दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है, शायद कंफर्म नहीं है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में विषय है 29। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, उसके अंतर्गत जो टोटल विषय है 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है, उसमें जो सूची है विषय, उसमें 18 विषय से संबंधित है। तो ये याद रखेंगे कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय 29 है और 12वीं जो नगर पालिका संबंधित है उसमें 18 विषय है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया गया राज्य सरकार द्वारा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस है पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया राजस्थान से। राजस्थान से सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया गया था। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति। लिंग और जाति के आधार पर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 पंचायती राज की अनुशंसा की थी और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय कहा था। ये कई बार अनेक बार पूछा हुआ है, इसलिए जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं। जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना उद्देश्य है पंचायती राज का। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया 1989 में। वर्ष 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इसमें देखिएगा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कई बार पूछ देता है कि संवैधानिक कौन संस्था है कौन नहीं है, तो ये निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। अगला हम लोग देखते हैं। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव 1989 में। 1989 में नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव भी कहा जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पदच्युति किया जा सकता है। जिस प्रकार आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज हटते हैं, उसी आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। तो उसको हटाने के लिए विधि है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, यानी कि प्रूव्ड मिस कंडक्ट एंड इनकैपेसिटी के आधार पर ये हट सकते हैं। और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त शब्द है। अगर चुनाव आयुक्त को हटाना है तो सिंपल विधि है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, उसमें लफड़ा नहीं है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की पदच्युति के मामले में बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है। देख लीजिए, प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत होनी चाहिए। अप्रमाणित कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि है। अगला हम लोग देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। सिंपल विधि है आयुक्त को हटाना। आयुक्त भारत में 2 होते हैं, चुनाव आयुक्त 2 है और मुख्य चुनाव आयुक्त 1, यानी त्रिस्तरीय है। कई बार पूछ देता है, जैसे कि वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में है, तो ये 5 सदस्यीय होता है, 4 + 1, 4 सदस्य और 1 वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये 5 सदस्यीय होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इस तरह के याद कर सकते हैं। और 324 में निर्वाचन से संबंधित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है। थोड़ा और जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है, ये कहाँ कहाँ इलेक्शन कराता है देख लीजिए। लोकसभा का निर्वाचन इसी को कराना है। राज्यसभा में जो इलेक्टेड जाते हैं तो एक निर्वाचन मंडल द्वारा, तक ये इलेक्शन कमीशन का ही काम है। राज्य का अगर विधानसभा हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसी का काम है निर्वाचन कराना। विधान परिषद जो है, इसका भी काम भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराया जाता है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है, इसका भी इलेक्शन कराना निर्वाचक मंडल द्वारा, ये निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ही उत्तरदायित्व है। और वाइस प्रेसिडेंट, इसका भी इलेक्शन जो इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, तो इसका काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, ये है।
और एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये जो है पंचायत और नगर पालिका के अंतर्गत जो चुनाव होता है, उन लोग का कार्य जो निर्वाचन का काम होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के काम होता है, के अंतर्गत किया जाता है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, केलकर समिति संबंधित है वित्त विभाग से। वित्त विभाग से संबंधित केलकर समिति है। ये पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत। आप नए सिरे से भी शुरू करते हैं तो समझिए कि जीरो से हीरो बन जाएंगे अगर ये चारों एपिसोड बढ़िया से देख लेते हैं 3-4 बार से ज़्यादा, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब क्वेश्चन लाया गया है। और एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन जनरेट होंगे, इसलिए इसको ज़रूर देखिए 2-3 बार से ज़्यादा। अगला हम लोग देखते हैं, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायित्व है राज्य वित्त आयोग। स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होता है और राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायित्व होता है। जिस तरह से केंद्र में अगर देखिएगा तो वित्त आयोग होता है 280 अनुच्छेद के अंतर्गत, वो जो होता है वित्त आयोग, वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे से संबंधित उत्तरदायित्व होता है। यहाँ क्वेश्चन है कि राज्य और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो वित्त का बंटवारा राज्य के बंटवारा करता है, राज्य के वित्त, ये राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन होता है वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर। ये इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है और वित्त आयोग जो 280 अनुच्छेद में केंद्र द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, उसका भी गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो दोनों याद रखेंगे कि राज्य वित्त आयोग का भी गठन 5 वर्ष के लिए ही किया जाता है और केंद्र के राष्ट्रपति द्वारा जो किया जाता है उसका भी 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और स्टेट वित्त आयोग यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। और केंद्र में देखा जाए कि वित्त आयोग तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 सदस्यीय सदस्य का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है संसद की। अगर कैग द्वारा की गई कोई टिप्पणी की जाती है तो उस पर प्रथम कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंट की है, संसद की है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये कार्यकाल होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अगला देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखापाल का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति। पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा में लेखापाल का एक मित्र भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है, वो होता है लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विसेज जनरेट किया जाता है भारत में। जैसे वर्तमान में आईएएस आईपीएस और भारतीय फॉरेस्ट सर्विस जो है ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है
किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई राज्य के अंतर्गत कोई लोक सेवा आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग अगर अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग कंडक्ट करा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची। अगला देखते हैं, जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकार में विहित है वह है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति वह व्यक्ति है जिसके पास यह शक्ति है कि किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। अगला देखते हैं, वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 देखिएगा तो इसमें महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। ये महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार यानी संघ सरकार के लिए विधि का कार्य संपादित करता है और इतना इसमें शक्ति है कि यह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, वोट नहीं देता है। और इसी प्रकार महाधिवक्ता, इसको कहा जाता है महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये इसका प्रोविज़न है अनुच्छेद 76 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में। और एडवोकेट जनरल जो होता है जिसको महाधिवक्ता कहा जाता है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, विधि संबंधित परामर्श और सभी कार्य संपादित करता है। इसकी प्रोविज़न जो है आर्टिकल 165 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी को। महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है भारत सरकार का। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है भारत सरकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। यह गुण आवश्यक है भारत के महान्यायवादी के विषय में। भारत के महान्यायवादी के विषय में यह कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में होती है। अगला देखते हैं, वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति के सदस्य होने का अधिकार तो है किंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वह है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे करे कि संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्रवाई में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति के सदस्य होने का तो अधिकार तो होता है किंतु उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, वो भारत के महान्यायवादी होता है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाले हैं बंगाली।
बंगाली ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सर्वाधिक बोली जाती है। थोड़ा इसमें और जान ले कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसे भी याद रखेंगे कि 8वीं शेड्यूल में 22 भाषाओं का उल्लेख है और भारतीय संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसे भी याद रखेंगे। तो 12वीं अनुसूची 12 अनुसूची है टोटल और 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची जो है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषा है। इसमें ध्यान देना है कि इंग्लिश सम्मिलित नहीं है। संस्कृत सम्मिलित है लेकिन इंग्लिश नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है अपनी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है संसद अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अब हम लोग गैर संवैधानिक निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है उससे संबंधित वन लाइनर यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया योजना आयोग को। योजना आयोग को अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। इसका गठन 1950 में हुआ था। एक परामर्शदात्री संस्था थी जो वर्तमान में इसके स्थान पर 1/1/2015 यानी कि 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। अगला देखते हैं। एक संविधानेतर संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग जो है संविधान से इतर यानी संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। अगला देखते हैं। संवैधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग जो थी एक संवैधानिक संस्था नहीं थी यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी थी। योजना आयोग का अंत किया गया नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन योजना आयोग का समाप्त किया गया। अगला देखते हैं। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। भारत के योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। वर्तमान में नीति आयोग है तो इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। अगला देखते हैं। उच्चतर न्यायालयों यानी सुपीरियर कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा उच्चतर न्यायालयों यानी सुपीरियर कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया था। आप देखिएगा कि एनजे का आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से संबंधित प्रोविज़न था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि जो सुपीरियर
कोर्ट्स है उसमें जजों की जो नियुक्ति जो है ये कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी से की अनुशंसा पर ही की जाए। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, लेकिन इसके पीछे देखिएगा तो कॉलेजियम फंक्शन काम करता है। अगर हाई कोर्ट के जज बनना है तो 2 कॉलेजियम काम करता है, एक हाई कोर्ट में और फिर यहाँ के रिकमेंडेशन पर सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है उसके नाम की पैनल, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कॉलेजियम गठित होता है। उसके बाद विधि आयोग और राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति उसकी नाम को घोषित करता है। तो ये चीज़ है, काफ़ी इसमें लंबी जटिल प्रक्रिया है कॉलेजियम में, और इसमें हमेशा आरोप लगता है कि ये पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं होने की वजह से कॉलेजियम सिस्टम पर देखिएगा कि हमेशा भारत में सवाल उठता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ आज का लेक्चर समाप्त हुआ। आज और पूरी पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 एपिसोड थे, P1, P2, P3, P4 करके, उसके अंतर्गत सभी 1 लाइनर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग कभी भी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे। 1 लाइनर ख़त्म हो गया। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी आप किसी भी स्टेट की नोटिफिकेशन या किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन से संबंधित विज्ञापन हो या रिजल्ट हो, नोटिस नोटिफिकेशन संबंधित अगर चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लस में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप है वो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको सब चीज़ मिलते रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।